नमस्कार। आज हम लोग जो हमारी मेहमान हैं उनको आप लोग ने बहुत सालों से चित्रों में देखा होगा और हो सकता है कि आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो। और आप हैं कांताबेन बेगड़। वो कांताबेन बेगड़ उन्हीं अमृतलाल बेगड़ जी की पत्नी हैं। बेगड़ जी मतलब तात्पर्य निकलता है सीधे रूप में कि जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की और अपनी परिक्रमा से नर्मदा को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। उन्होंने जहाँ नर्मदा पर अपनी 4 पुस्तकें लिखी हैं, वहीं उन्होंने रेखांकन नर्मदा की परिक्रमा में जो रेखांकन किए हैं वो भी बहुत विश्वविख्यात हुए हैं। तो हम आज बातचीत करने आपके साथ आए हैं जी। और एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। आपको शायद याद नहीं होगा, अमृतलाल बेगड़ जी से जब भी वो दुर्गावती संग्रहालय आया करते थे और शाम को समय आप लोग जब घूमने जाया करते थे तो मेरी आपसे मुलाकात होती थी। और लेकिन लंबा अरसा हो गया मैं आपसे मिल लेंगे। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो कांताबेन हैं वो अमृतलाल बेगड़ जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है। और नर्मदा का भी हाल ही में फिर से नाम इसलिए गूंजा है कि यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत में नर्मदा परिक्रमा को शामिल किया है। तो जैसा कि बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि आपका विवाह के पहले जब मायके में नाम काशी हुआ करता था। हाँ, मेरा नाम काशी था। काशी। जी। और जैसे कि सामाजिक और पारिवारिक परंपरा होती है, शादी के बाद आपका नाम बदल जाता है। लेकिन काशी से हमको जब हम नाम का जब लेते हैं तो हमको गंगा नदी याद आ जाती है। और आपका मतलब हम इस ढंग से कह सकते हैं कि आपका बचपन का नाम काशी था शादी के पूर्व का। बाद में आप कांताबेन, जब अमृतलाल जी से आपकी शादी हुई बेगड़ जी से, तो आप कांताबेन हो गई। तो ये जो काशी से कांताबेन बनने तक की कहानी है, और बेगड़ जी से विवाह हुआ और फिर बेगड़ जी यहाँ स्थानीय कला निकेतन में प्राध्यापक थे कला के। और आपको याद है कि उन्होंने सबसे पहले संवत 1977 में अपनी परिक्रमा शुरू की थी। तो वो परिक्रमा के बारे में कुछ याद है आपको? जब सबसे पहली बार उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं परिक्रमा में जाऊंगा। हाँ, वो क्या था जी कि वो अपने चित्र बनाने के लिए कभी मंडला जाते थे जी, और कभी अमरकंटक जाते थे जी। तो वहाँ जब देखा, परिक्रमा वासी को देखा, तब से उसके मन में ये बात थी कि मैं भी कभी परिक्रमा करूँगा जी। उसकी बहुत इच्छा होती थी जी, पर अपने काम के लिए वो जा नहीं पाते थे जी। जब छुट्टी होती थी तब कभी मंडला गए, कभी डिंडोरी गए, ऐसे स्केच करने के लिए वो जाते थे और घर में आके पेंटिंग बनाते थे जी। ऐसे करते करते फिर एक बार उसको, उनका जब कॉलेज में थे, एक विद्यार्थी मिल गया जी। तो बोले तुम, मैं परिक्रमा जाऊंगा तो साथ में चलेगा जी। तो जागेंद्र बोला कि नहीं, योगेंद्र बोला मैं चलूंगा आपके साथ जी। तब उसमें हिम्मत हुई और दोनों जन साथ में। तो मतलब शुरुआत ये हुई कि अमृतलाल बेगड़ जी और उनके शिष्य कला निकेतन में योगेंद्र थे। पूरा आपको नाम उनका याद है? योगेंद्र जी का योगेंद्र नाम थे ना, यादवेंद्र यादव। और उनके वहाँ से अमृतलाल बेगड़ जी की परिक्रमा शुरू हुई। तो नहीं, पहली बार तो पांडे जी साथ में चले थे उसके कॉलेज में, उसके साथ जी। ओम पांडे जी, हाँ, ओम पांडे भी गए थे जी। ऐसे उन लोग 2-3 जन गए जी। फिर एक बार गए तो उसको अच्छा लगा जी, और ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं उसको सीधा सामान बांध देती थी राशन का जी, और वो जाते थे। तो ये जो उनकी पहली परिक्रमा थी, वो लगभग कितने दिनों के बाद घर वापस आए थे अमृतलाल जी? 8-10 दिन 10 दिन जी, 15 दिन ऐसे जाते थे। 10 दिन 15 दिन ऐसे छुट्टियों में जाते। छुट्टियों में, जब दशहरे की या गर्मी की छुट्टियां होती होंगी उस समय जी। गर्मी की छुट्टी में कम जाते थे जी, पर दशहरा में जाते थे। बाद में फिर तो गर्मी में भी जाते जी। तो ये चीज़ बताइए कि फिर आप उनके साथ भी, आपने भी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की, तो शायद आप दूसरी जब उनकी परिक्रमा हुई उसमें आप शामिल हो। मैंने कहा भाई इतनी उम्र में
अब पहली परिक्रमा में तो मेरे बच्चे सब छोटे थे, घर की पूरी जवाबदारी थी जी। और दूसरी परिक्रमा की उस समय बहुएं आ गई थी जी। अब बोले अब मैं आपके साथ कर दूंगी जी। अब आपको अकेले जाने नहीं दूंगी जी। अब इस उम्र में आप अकेले जाओ वो ठीक है नहीं। तो उस उम्र मेरे को बहुत मना बोला जी। बोले नहीं तुम नहीं चल सकोगी, परेशान हो जाओगी। जी। हम बोले नहीं चलूंगी। हम जी। बोली जब सीता जी राम के साथ राम जी के साथ जी। 14 वर्ष वनवास में रह चुकी तो मैं थोड़े दिन के आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं चलूंगी आपके साथ। जी। आप चिंता नहीं करो जी। तो चलूंगे, परेशान नहीं करो। पहली बार परिक्रमा में गई हाँ तो आपने चलना शुरू किया तो आपका क्या आपके मन में विचार आया, क्या आपके अंदर महसूस हुआ उस समय? नहीं विचार ऐसा कुछ मन में नहीं आया जी। नर्मदा माँ के किनारे किनारे चलने से अच्छा लगता है। जी जी। और एक धार्मिक मन में एक ज्यादा जी जी आस्था भी आ जाती है। आस्था आ जाती है जी कि माँ के संग हम चल रहे हैं। जी जी जी। और उसके पहले की आपको बात सुनाती हूँ। जी। जब मैं घर में थी, ये पहली परिक्रमा में गए थे जी। तो बहुत दिन के बाद अब जब गांव में कहीं पोस्ट ऑफिस मिले तो पोस्ट कार्ड डालते थे जी। और बहुत दिन से आई नहीं थी चिट्ठी उनकी। जी। तो मेरे ससुर जी बड़ी उम्र के बैठे थे, उनको बहुत पेपर में सुबह पेपर पढ़ रहे थे, मैं झाड़ू लगा रही थी तो उसने मेरे को बुलाया। जी। बोले इधर आ। जी। बोले क्या है? बोले तुम उसको क्यों जाने देती हो? जी। जाने देती हो तो वो गया ना। जी। अब देखो पेपर पढ़ो, पेपर में क्या है? जी। एक शेर आया जी। और गुरु शिष्य को खा गया है। जी। अब देखो ये मेरे को कितनी चिंता की बात है। जी। तो तुम उसको क्यों जाने दे? हम बोले वो अच्छा काम कर रहे थे, उसको मैं मना कैसे बोल सकती हूँ? जी। उनको कुछ नहीं होगा, माँ उसकी रक्षा करेगी, उसको जी। कुछ नहीं होगा। जी। आप चिंता नहीं कीजिए। जी। तो पिताजी थोड़े नाराज हुए जी। पर चिंता तो मेरे को भी लगी। हाँ, जब वो पेपर में खबर आई कि एक बाघ ने गुरु शिष्य को अपना शिकार बना लिया। जी। तो थोड़ा मन में मेरे को भी चिंता तो लगी। जी। रात को नींद भी नहीं आई। जी। और सुबह मैं यहाँ आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जी। और उसी समय एक मोटरसाइकिल से एक सज्जन आए। जी। और पहले यहाँ हमारे बाहर कुआं था, उस पर वो बैठ गए। जी। बोले मैं वेगर जी का संदेशा लेके आया हूँ। तो बहुत खुशी हुई। मैं चलिए, हमारे ससुर जी बाहर बैठे हुए थे। जी। मैं उनके पास ले गई। मैं बोली चलिए पिताजी का आप सुनाइए। जी। तो उनकी चिट्ठी लेके आए तो उसने वो चिट्ठी उनके साथ लिख के भेजी थी। जी। तो मैं अच्छे से हूँ, आनंद में हूँ, थोड़े दिन के बाद घर आऊँगा। जी। ऐसे मैंने किया तो जी। और ये बात सही भी है कि उस समय ना ये जो कम्युनिकेशन, ना मोबाइल थे ना फोन थे, तो लोग सिर्फ अपने पोस्ट ऑफिस पे चिट्ठियां लिखकर ही अपनी मतलब खैर खबर, अपनी सूचनाएं दिया करते थे। और गांव में कहाँ पोस्ट ऑफिस। जी जी जी। जहाँ मिल गया वहाँ डाला तो तुरंत तो चिट्ठी मिलती नहीं थी। बहुत दिन के बाद कभी कभी तो ऐसा तो घर आए उसके बाद चिट्ठी आई। अच्छा अच्छा। जी जी। पहले तो ऐसा था ना। जी। तो जो दूसरी बार आपने यात्रा की तो आपको मतलब महसूस ये हुआ कि आप नर्मदा नदी के किनारे किनारे चल रही थी और वही नर्मदा आपका संबल बनी थी। जी। तो उस समय जब आप बेगड़ जी के साथ आपने नर्मदा परिक्रमा की तो उस समय कितने लोग रहा करते थे इस परिक्रमा में शुरू में? शुरुआत में तो देखिए थोड़े समय तो कभी 5-6 थे, कभी 6-7 थे। जी। आस्ते आस्ते ये किताब में पेपर में आने लगा तो लोग तैयार हुए। जी। कोई आते थे तो एक दिन कभी कभी तो 10-12 जन हो गए। जी। तो राशन तो हम लेते थे। जी। अब 10-12 जन है तो उसके लिए बर्तन भी ज़्यादा चाहिए, खाना मैं खुद बनाती थी। जी जी। तो बर्तन बड़े बड़े लेने पड़ते थे। जी। और लोग क्या करते थे, एक दिन कोई चला, कोई 2 दिन चला, कोई 4 दिन चला। जी। और फिर सब भाग जाते थे। जी। तो हम ही लोग 4-5 जन रह जाते अच्छा थे। अच्छा। जो हमारे जो साथी थे सामान बोझा उठाने वाले। जी। और हम 2 जन ऐसे रहते थे। जी। तो इसके लिए मेरे को डबल बर्तन रखना पड़ता था। जी जी। फिर जब घर कोई आता था तो उसके संग बड़े बर्तन वापस कर देते थे। जी जी। और छोटे बर्तन रखते थे। जी। ऐसे 2 गरीबा और कमलेश। जी। तो 2 बच्चे जो गरीबा और कमलेश आपके साथ मतलब परिक्रमा में अमृतलाल जी के और आप लोग के साथ चलते थे। साथ ही चलते थे। और हम कह सकते हैं कि ये दोनों व्यक्ति ने शुरू से लेकर अंत तक जब तक वो रहे उन्होंने अमृतलाल बेगड़ जी का साथ दिया मतलब जी जी साथ दिया। जी जी जी। तो जो ये परिक्रमा होती थी तो रास्ते में आप लोग जब कहीं रात में रुकते थे, गांव जाते थे, तो वहाँ के लोगों का क्या मतलब क्या उनका बर्ताव रहता था आपके? बहुत अच्छा बर्ताव रहता। जी जी। शहर के लोग ये बर्ताव नहीं कर सकेंगे जी। जैसे उन लोग गांव वाले करते हैं। जी जी। एक जगह तो हम लोग रुके थे। जी। वो तो हमने बुनेर के परिक्रमा में थी। जी। बुनेर
नर्मदा की सहायक नदी है ना, जी जी जी, उसमें परिक्रमा कर रहे थे। तो हम लोग गए घर, उनके एक सज्जन से पूछा जी कि यहाँ हम रुक सकते हैं, रात भर हमको सोना है, हम खाली हमको सोने की जगह दीजिए, खाली राशन मेरे पास है जी। तो उसने कहा हाँ आइए आइए, ज़रूर आइए, बैठिए जी, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद वो सज्जन जी जो घर के मालिक थे उसको बुलाने को गए जी। अब वो घर का मालिक नहीं था जी, फिर भी उसने हम लोगों को घर में उतरने के लिए हाँ बोला जी, हाँ क्या बोला। आप यहाँ रुक सकते हैं करके। जी। फिर वो घर गए, कहीं गांव बाजार में गई थी वो महिला जी तो उसको बोले तुम्हारे ये पाहुने आए हैं चलो। जी तो बेचारी जल्दी जल्दी आई जी तो देखा तो उनको उन लोग ने हम लोग को एक कमरा दिया। जी। तो कमरा छोटा सा कमरा था, गांव में तो छोटे रहते हैं। बाकी बोले हमारे कमरे है पर सब सामान सोयाबीन सब भरी हुई है जी। सब कमरे तो खाली। ये आपको स्थान पता होगा ये कहाँ का ये बात? मुरनेर क्या वो उस किताब में लिखा होगा, नाम तो जी 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 जी। तो रात को उसने रखा, तो रात को हम लोग सोए ना तो वहाँ पर देखा तो उसकी मुर्गियाँ रहती है ना टोकरी में जी, वहाँ मुर्गी सब उसकी थी। अच्छा जी। तो हम अपने को तो अब आदत नहीं रहती है ना जी जी। पर फिर भी रात को बाथरूम जाना था तो हम दोनों बाहर निकले जी। तो देखा तो दो पति पत्नी चूल्हा जलाया था हमने, वहाँ बैठे थे दोनों जी। तो हम लोग कैसे पता नहीं लोग रात को क्यों बैठे करके। फिर हम लोग तो फिर सो गए। सुबह उसको हमने पूछा इन्होंने कि क्यों भाई तुम रात को यहाँ बैठे थे, तो बोला हमारा कमरा आपको दे दिया था ना। अरे तो हम लोग तो देखिए ये मतलब कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने आपको नर्मदा पर बोलते हैं परिक्रमा वासी हैं हाँ। तो आपको उन्होंने सम्मान दिया, एक मेहमान को उन्होंने वो दिया और वो बेचारे दोनों खुद जगते रहे बाहर और उन्होंने आपको आराम करने का मौका दिया। तो ये तो बहुत अद्भुत अनुभव है। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जो मतलब मेरे ख्याल से विश्व में वो एक मात्र अकेले लेखक और ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने नदी की परिक्रमा की है। तो आपको कुछ ऐसा याद है कि क्योंकि उनके जो लेखन है वो तो बहुत विलक्षण है, उसको ही पढ़कर लोगों ने जो थी सौंदर्य की नदी नर्मदा, लोगों ने इतनी उसमें मतलब किताब सहज और सरल थी कि जो पढ़ता था वो पूरी किताब शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ता था। नर्मदा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा और वो परिक्रमा करने लगते हाँ परिक्रमा करने लगते थे और उनकी एक अंदर आस्था भी आ जाती थी। दूसरा उनके आस्था के परिक्रमा नहीं होती। जी जी उनके चित्रांकन थे। तो क्या अमृतलाल बेगड़ जी जब परिक्रमा करते थे तो उस दौरान जहाँ भी कहीं वो रुकते थे तो वो क्या कोई लेखन या अपना स्केचिंग चित्रांकन करते थे क्या? वो स्केच करते थे, स्केच बनाते थे चलते जहाँ उसको दृश्य अच्छा लगा जी तो स्केच करते थे। हम वहाँ बैठ जाते थे जी जी और उसके स्केच बनाते थे जी और अपने लिखने का कुछ थोड़ा बहुत लिख लेते थे जी पॉइंट उसके लिख लेते थे जी जी जी। बाकी तो वहाँ परिक्रमा में कुछ नहीं लिखते थे जी ना वहाँ चित्र बनाते थे जी खाली स्केच बना लेते थे। घर में आकर के फिर वो लेखन करते थे जी और पेंटिंग बनाते जी जी जी। तो अच्छा उनके उसमें एक और चीज़ रहती कि उनके जो रेखांकन है चित्रांकन है अमृतलाल बेगड़ जी के उसमें एक चिड़िया जरूर रहती है, आपने गौर किया होगा। तो वो उसका कुछ आपने कभी उनसे उनके चित्रों को देखकर बात की? नहीं की। नहीं तो सब में तो चिड़िया नहीं होगी, कहीं कभी होगी। जी जी जी। तो ज़्यादातर वो नर्मदा की नदी की नहीं नदी के ही उसमें घाटों में उनकी वो चिड़िया भी जी पक्षी दिखता था जी 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 जी। घाटों में जी महिला स्नान करती है, महिला कपड़ा पहनती है, कपड़ा धोती है जी। तो ये सब उनके जी मतलब जो जीवन के जो भी जीवन के अंग थे वो उनके उसमें आए। और जब उन्होंने लेखन किया और उस जब किताब लिखी तो वो किताब आपने मतलब छपने के पहले पढ़ी आपने उनके? छपने के पहले पढ़ी थी। अच्छा पढ़ी मतलब जो वो लिखते थे वो मेरे को पढ़ के सुनाते थे। अच्छा अच्छा जी। ये देखो ये लिखा है इसमें कुछ ये है तो बताना जी, कोई बात रह गई है तो बताना। तो उसमें भी आपका सलाह मशवरा रहता था कि कोई चीज आप अब वो मेरा मत इतनी बुद्धि थोड़ी है नहीं लेकिन आपके पास जी जी मान देते थे जी 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 आपको मतलब वो पूरा एक बार सुनाते थे और जो उसमें जो भी चीज छूट जाती थी उसमें आप उनको जुड़वाती पूछते थे जरूर। पेंटिंग भी बनाते थे तो भी पूछते थे कि ये ठीक है कि नहीं है, बताओ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है। जी जी। तो
उतना मान उसने मेरे को दिया जी, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता। अच्छा, मतलब जब यात्रा में कहीं वो पहुंचे आप और अमृतलाल बेगड़ जी, तो कोई लड़की को उन्होंने मतलब उसके पालतू तोते के साथ देखा, हाँ, और वो लड़की तोते को नहला रही थी, हाँ, तो वो अमृतलाल जी को बहुत अच्छा लगा। तो उसने उसका पेंटिंग उसने स्केच किया हुआ। जी जी, घर में आकर उसने उसका पेंटिंग में कहा। अच्छा अच्छा, वो उन पर जी जी, तो मतलब एक पक्षी जो उसका घर का सदस्य है। जी जी, वो मतलब अपने रेखांकन के माध्यम से ये भी बता रहे थे कि जो परिवार का एक अभिन्न सदस्य है, खाली मतलब जो मानव मनुष्य नहीं, उसके पशु पक्षी हैं, जानवर भी हैं, वो भी उसके अभिन्न सदस्य है, ये बताना चाह रहे थे जी। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि आपने जैसे कि उन्होंने जो लिखा, जो सबसे पहले जब किताब छपकाई उसके पहले आपने पढ़ा और उन चीज़ों पर आपने अपनी सलाह दी, है ना। बाद में वो तो भारतीय अलग अलग भाषाओं में भी बहुत सारी चीज़ें छपी। तो मुझे याद है कि 2010 से 12 के बीच में अमृतलाल जी की आखिरी यात्रा हुई थी जो बर्मान तक गई थी, हाँ, बर्मान, और उसमें भी आप शामिल थी। मैं पूरी थी। हाँ जी, मतलब जो दूसरी यात्रा से लेकर जितनी भी यात्राएं हुई हैं उनमें सभी में आप उसमें गई हैं, चाहे वो बुडनेर की यात्रा की, बुडनेर की जी, आपने बंजर की भी यात्रा आपने की, दूधी की जी जी, और उस सक्कर की जी जी। तो सक्कर में गए, वहाँ फिर वो बीमार हो गए जी जी, तो फिर हम लोग आधी करके वापस आ गए, फिर हम बोले अब नहीं जाना है जी जी। तो उस समय तो मेरे ख्याल से जब बेगड़ जी की आखिरी यात्रा उन्होंने की तो मेरे ख्याल से उनकी आयु उस समय 85 साल तो रही होगी। हाँ, जी जी, हाँ। तो आपने इस यात्रा में बेगड़ जी का जो कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है जी, तो इसमें आप, और हम ये जानना चाहते हैं कि इस यात्राओं में इतनी यात्राएं आपने की है कि जो नर्मदा की उसकी नर्मदा की जो सहायक नदियों की आपने की, तो इसमें आपको ऐसा जीवन का आज भी कोई एक अविस्मरणीय कोई घटना हुई होगी जो आज तक आपको याद हो? घटना तो घटती रहती है ऐसी बहुत सारी जी, पर ये लगा कि गांव वाले में जो प्रेम है जी, उसमें जो संस्कृति है जी, वो अपने शहर में नहीं है जी। अपने हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत आधुनिक हैं, हम बहुत ही अच्छे हैं, गांव वाले क्या गाँव ये लोग का क्या समझेंगे जी, पर गांव में जो चीज़ है वो अपने में नहीं है जी। मेरे को ये बहुत बड़ा जी। और वहाँ के लोग इतने प्रेम से रखते हैं। एक जगह हम लोग गए थे तो घर में बोले हम घुसने नहीं देंगे आपको जी, पहले पाँव धुलाओ। अच्छा अच्छा, उन्होंने मतलब आप लोग के इतना मान किया कि आपके पाँव धुलवाए जी। वो बेगड़ जी बोले नहीं, पाँव नहीं ना धुलाएंगे, ये बात ठीक नहीं, आप नहीं बोले। फिर हमारे संग एक लड़की थी छोटी पिंकी जी, तो बोले पिंकी, बोले तुम पाँव धुला दो, बोले ये कन्या है उसका पाँव धो लो तो सबका हो जाएगा जी। तो वो लड़की तैयार नहीं हो रही जी जी। फिर इनको लड़की को समझाया हम लोग ने कि हम लोग को रात को रुकने नहीं मिलेगा। वो बोल रही क्या हम रुके। फिर मैं जब खाना बनाने लगी तो उसने कहा कि घर में से आटा लाई और बोली ये आटा लो, बोले है मेरे पास, अम्मा आप रहने दो, बोले नहीं हम भी आपके साथ खाएंगे। वो अपने घर से सब सामान ला के उसने मुझे दिया जी जी। तो ये हम नहीं कर सकते हैं जी जी, बिल्कुल सही बात है। ये गांव के लोग भोले वाले ही लोग, हाँ, और उनका जो निश्चल प्रेम रहता है, जो परिक्रमा, हाँ, जो करते हैं अनजाने आदमी रात को आए नर्मदा पथिकों के साथ अपने कमरा उसने दे दिया, अपना खाना दे दिया, ये कौन करेगा? अपने थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो अपन जाने आदमी को घुसने भी हम नहीं देंगे जी, है ना जी। बोलेंगे पता नहीं कैसा आदमी, तो वो कभी उन लोग वो नहीं सोचते थे जी। कभी अच्छे अनुभव भी होते हैं, कभी कभी अनुभव भी होते हैं। दूसरा मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ कि हम लोग अमृतलाल बेगड़ जी को हर समय नर्मदा, पेंटिंग, लेखन सब में याद करते हैं। तो अब अमृतलाल जी नहीं हैं हमारे बीच में, तो आप उनको किस रूप में याद करती रहती हैं? अब मतलब जीवन में आपको क्या लगता है? उनको एक बहुत ही अनुशासित व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कभी आज तक चाय नहीं पी, मतलब वो जो जीवन का अनुशासन है। उसने चाय नहीं पी थी, मैं आई तो मैंने छोड़ दी चाय। अच्छा अच्छा, वो नहीं पीते थे, मैंने चाय नहीं पी जी जी।
तो मुझे तो ये उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी चाय नहीं पी। चाय नहीं पी। मैं आई थी ससुराल में, चाय पीती थी जी। जब देखा कि ये चाय नहीं पीते हैं तो मैंने छोड़ दी जी। वो घड़ी नहीं बांधते, पहले तो लेडीज घड़ी बांधती थी ना जी, तो मैंने घड़ी छोड़ दी जी। वो जैसे रहते ऐसे मैं रहूँगी जी। जैसा आपने शुरू में बातचीत में कहा कि जो आपने नर्मदा परिक्रमा की तो आपने वही माना कि जो राम के साथ सीता ने किया तो वही अनुगामिनी बन के आपने जीवन भर जो अमृतलाल जी के साथ रही कि ना आपने, अगर उन्होंने चाय नहीं पीते तो आपने चाय पीना बंद कर दी, वो घड़ी नहीं पहनते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ये मानते हैं कि वो घड़ी नहीं पहनते थे लेकिन वो समय के बहुत पाबंद थे, बहुत उनका अनुशासन का जीवन था जी। तो ये मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति घड़ी नहीं पहनता है लेकिन वो समय के पाबंद थे, किसी भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होने के बावजूद सबसे पहले पहुंच जाया करते थे, समय से बदल जाते और सब जगह मुझे साथ में लेके आप साथ में जाते थे, साथ में कहीं भी ऐसा नहीं कि छोड़ के गए जी। मैं कभी मना बोलती थी तो बोलते नहीं चलो जी, चलो क्या करना है तेरे को, चलो साथ में मेरा जी, तो मैं उनके साथ में जाती थी हमेशा जी जी। बिल्कुल बड़ी बात है। और दूसरा ये कि उन्होंने जो चीज़ें थी उन्होंने अपने पिता से सीखी और उन्होंने उनको भी मतलब आत्मसात किया और अपने वो ना बचपन में अच्छी स्कूल में पढ़े हैं संस्था जी, कच्छ में एक संस्था थी संगनवाड़ी करके जी, तो बचपन से उसको ये संस्कार सब मिल गए जी। और बड़े बड़े जो लेखक जो थे गुरु उनके साथ रहे तो उसमें उनका वो सब जाना उनके अंदर उनके वो संस्कार भी आए। और हमारे ससुर जी गांधीवादी तो थे जी, तो गांधी विचार हमारे घर में था जी, तो उसमें वो ज्यादा आ गए जी। और हम लोग को तो याद है कि आपके यहाँ चक्की में आज तक में उसको चक्की का ही मैंने पीस के खिलाया जी। तो आज भी एक चक्की का उपयोग होता है। अब संभव नहीं है, लेकिन अमृतलाल जी तो चक्की का ही पैसा ही। हमारे ससुर जी चक्की का आटा खाते थे जी जी, मैं पीसती थी जी। फिर मेरे से अकेले से नहीं बनता था तो फिर ये मेरे साथ में बैठते थे जी। तो अकेले नहीं पीस सकती हो तो वो साथ में बैठते थे जी जी। तो हम दोनों पीसते थे और हमारे ससुर जी तो उसका आटा की रोटी खाते थे जी। फिर हम बोले मैं पीसता तो मेरे भी वो रोटी खिला जी, तो उनके लिए भी। फिर ससुर जी नहीं रहे फिर भी हम पीसते थे, उनको वही उसी की रोटी बना के जी 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 जी। तो मैंने खूब चक्की पीसी जी जी, और उसमें मेरे को साथ दिया, उन्होंने साथ दिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमृतलाल बेगड़ जी और कांताबेन ने जीवन में कंधे से कंधा मिलाकर चले, परिक्रमा की और घर के छोटे छोटे कामों में भी एक दूसरे का उन्होंने हाथ बटाया। तो हम आज आपने हमको उनसे जुड़ी, परिक्रमा से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। मैं जबलपुर सफ़रनामा जो चैनल है उसकी तरफ से मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी बातें करके हमको अमृतलाल बेगड़ जी नर्मदा और नर्मदा परिक्रमा की पुनः याद दिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद।